दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। और ये एक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। यहाँ पर जो भी मैं इस कहानी में बताने जा रही हूँ वो किंवदंतियाँ है और इन्हें एक सच्ची घटना माना जाता है। ये कहानी है राजस्थान में स्थित भानगढ़ के दुर्ग की अलवर में स्थित भानगढ़ का किले की कहानी। भानगढ़ की सच्ची कहानी। भारत एक अद्भुत और रहस्यमय देश है। यह बात पूरा विश्व जानता है। आज भी यहाँ पर ऐसे अनेक तह खानों के बंद दरवाजे पड़े हैं जिसमें कोई ताला नहीं है, कोई जंजीर नहीं है। सिर्फ मंत्रों की ताकत से बंधे अपने सीने में न जाने कितने अनजाने राज छुपाए हैं। कुछ इसी तरह की रहस्यमय किंवदंतियों के कारण भानगढ़ का किला हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। भानगढ़ दुर्ग राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा भान सिंह ने करवाया था। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल तक यहाँ सुखपूर्वक शासन किया था। उनके बाद उनके पुत्र भगवंत दास ने गद्दी संभाली। भगवंत दास के भी दो पुत्र हुए जिनका नाम मान सिंह व माधो सिंह था। माधो सिंह के तीन पुत्र हुए, सुजान सिंह, छत्र सिंह, तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह वहाँ के राजा बने। इसके बाद छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह हुए जिन्होंने मानगढ़ से दूर अजबगढ़ अपने नाम पर बसाया। इसके बाद अजब सिंह के दो पुत्र हुए, काबिल सिंह और हरि सिंह। काबिल सिंह अजबगढ़ में ही रह गए, लेकिन हरि सिंह ने पुनः भानगढ़ को स्वीकार किया। उसके बाद हरि सिंह के दो बेटों ने डरवश व लालचवश औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी भी भानगढ़ पर उसका अधिकार था। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल शक्ति कमजोर पड़ गई और सवाई जय सिंह जी ने भानगढ़ पर विजय हासिल करके अपना अधिकार जमा लिया। अभी तक भानगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि का राज्य था। अभी तक सब खुशहाल थे। भानगढ़ के रहस्यमय और निर्जन होने के पीछे मुख्य रूप से दो कहानियां मिलती हैं जिन्हें मैं अपनी पहली शैली में लिखने की प्रयास करती हूँ। पहली कहानी है, प्रथम कथा के अनुसार भानगढ़ दुर्ग के समीप एक सन्यासी तपस्वी रहते थे जिनसे अनुनय विनय करके राजा भान सिंह ने वहां पर दुर्ग बनाने की अनुमति तो ले ली, लेकिन साथ में ये शर्त स्वीकार करना पड़ा कि किसी भी हालत में दुर्ग की परछाई उस ऋषि की कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और प्रारंभ में ऐसा ही था, किंतु आगे चलकर उनके पुत्र भगवंत दास ने 1683 में दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और ऊंचाई बढ़ जाने के कारण उसका बिंब उस ऋषि की कुटिया तक पहुंचने लगा। ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि शीघ्र ही इस दुर्ग का विनाश हो जाएगा। यहाँ पर प्रेत आत्माएं वास करेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है। यदि दुर्ग की ऊंचाई बढ़ जाने पर श्राप दिया गया तो फिर लगभग 200 साल तक वहां पर सुख समृद्धि का राज्य कैसे था? इसलिए दूसरी कहानी अधिक महत्व रखती है। आइए इस दूसरी कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। इस दूसरी कथा के अनुसार भानगढ़ के इतिहास में अचानक अद्भुत सुंदरी और बुद्धिमान राजकुमारी रत्नावती का नाम आता है। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में हो रही थी। कहा जाता है कि रानी पद्मावती से भी अधिक सुंदर राजकुमारी रत्नावती का रूप था। जो भी उन्हें देखता था मानो सम्मोहित सा हो जाता था। एक बार की बात है कि राजकुमारी रत्नावती पास के बाजार में अपनी दासी के साथ घूमने गई हुई थी। जैसे पूर्णिमा का चांद सारे तारों की रोशनी को फीका कर देता है, उसी प्रकार आज सारे बाजार में रत्नावती के अलावा कुछ भी दर्शन के योग्य नहीं था। संयोगवश उसी बाजार में तांत्रिक सिंह भी पहुंच गया था, जो कि मानगढ़ की पहाड़ियों के दूसरी छोर पर अपनी कुटिया बनाकर तंत्र साधनाएं करता था। सिंह भी एक उच्च कोटि का तांत्रिक और तंत्र साधनाओं में पूरी तरह निपुण था। स्त्री का सौंदर्य जगत की सबसे बड़ी शक्ति होती है, आज यह परिभाषित हो रहा था। मनस्वी और संयमी सिंह भी आज रत्नावती को देखते ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार था। आज उसे बोध हो रहा था कि संसार में साधना से भी अधिक आकर्षक कुछ हो सकता है। यूं तो तंत्र जगत की साधनाओं का नियम है कि सिद्धि हमेशा परोपकार के लिए की जाती है, लेकिन आज वह सब कुछ भूलकर बावरा हो गया। रत्नावती एक पल के लिए उसकी हो जाए, बदले में उसकी जान भी चली जाए तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। जब पुरुष के हृदय पर स्त्री का आकर्षण हावी हो जाता है तो उसे अपना सर्वस्व त्याग देने में जरा भी संकोच नहीं होता।
फिर ऐसी परिस्थिति में राजा, योद्धा, तपस्वी अथवा फकीर सब एक जैसे हो जाते हैं उस परम मधु की एक बूंद को पाने के लिए। सिंह भी उसी तरह राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगा जैसे हवा के साथ पेड़ के सूखे पत्ते उड़ते जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर रुकती है और कुछ खास प्रकार की इत्र को परखने के बाद अपनी दासी को इत्र लेने के लिए इशारा करती है। इत्र की सुगंध सिंघवी तक पहुंचती है और अचानक उसकी तंद्रा टूटती है। राजकुमारी और दासी तो इत्र लेकर चल देती है। उनके पीछे पीछे तांत्रिक उनके राजमहल पर पहुंच जाता है। राजकुमारी और उनकी दासियां राजमहल में प्रवेश कर जाती है, लेकिन द्वारपाल तांत्रिक को रोक लेते हैं और वह विवश होकर वापस लौट जाता है। सिंघवी सीधे अपनी कुटिया पर पहुंचता है। आज पूरी रात उसने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया। नींद उससे कोसों दूर खड़ी है। उसके हृदय और मस्तिष्क पर सिर्फ राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता छाई थी। इसे प्रेम कहे या वासना, यह स्पष्ट कर पाना कठिन है। उसे स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी है। उनके दर्शन के लिए भी उसके भाग्य तरसते थे। वह हमेशा राजकुमारी से मिलने की योजनाएं बनाता, लेकिन कभी उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। एक दिन उसके मन में आया, यदि राजकुमारी को इत्र पसंद आया होगा तो वह दोबारा उस इत्र को लेने के लिए अपनी दासी को अवश्य भेजेगी, और इसी योजना को आधार बनाकर वह प्रतिदिन इत्र की दुकान का चक्कर काटने लगा। और अचानक एक दिन उसे वह दासी मिल जाती है जो हमेशा राजकुमारी के साथ रहती है। तांत्रिक सिंघवी ने उस दासी को अपनी तंत्र विद्या से सम्मोहित करके एक वैसी इत्र की बोतल दी जो राजकुमारी को पसंद थी, लेकिन उस इत्र में तांत्रिक ने काले जादू का प्रयोग करके ऐसा प्रभाव डाल दिया था कि जो भी उसका प्रयोग करता वह अपने आप तांत्रिक की ओर खींचा चला आता। तांत्रिक के मंत्र के प्रभाव से वह दासी सीधे ही राजमहल जाती है और राजकुमारी के शयन कक्ष में वह इत्र की शीशी रख देती है। अगले दिन जब राजकुमारी स्नान करके श्रृंगार करने के लिए जाती है तो शीशी को हाथ से उठाते ही उसे बोध हो जाता है कि इसमें काले जादू का प्रभाव है, क्योंकि वह भी जादूगरनी थी। उसने बुद्धिमानी दिखाते हुए शीशी को खिड़की से बाहर एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और शीशी टूटकर उस बड़े पत्थर पर बिखर गई, क्योंकि इत्र में काले जादू का ऐसा प्रभाव डाला गया था कि वह जिसके ऊपर पड़ता वह अपने आप तांत्रिक सिंघवी की ओर खींचा चला आता। ठीक ऐसा ही पत्थर के साथ हुआ और वह विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई तांत्रिक की कुटिया की तरफ चल देती है। जब तांत्रिक चट्टान को अपनी ओर आते देखता है तो वह सब कुछ समझ जाता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपना बचाव कर सके। वह क्रोधित होकर अपनी सारी शक्ति समेटकर श्राप देता है कि जिस राजकुमारी ने अपने सौंदर्य के अहंकार में उसके प्रेम को ठुकराया है वह और उसका पूरा किला नष्ट हो जाएगा। वहां पर प्रेत आत्माएं निवास करेगी। लोग मानते हैं कि उसी श्राप के कारण भानगढ़ का किला आज निर्जन और रहस्यमय बना हुआ है, जहां सिर्फ एक मंदिर के अलावा बाकी सब खंडर दिखाई देते हैं। और लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती आज भी प्रतिदिन वहां श्रृंगार के लिए आया करती है, जिसके पायल और चूड़ियों की झनकार आज भी सुनाई देती है। दोस्तों, तो ये थी भानगढ़ की रहस्यमय कहानी। आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।